Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic that is reproduction in organism. So let's start the questions. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सेकंड आपके पास इट इज़ अ साइकिल ऑफ द बर्थ ग्रोथ एंड डेथ. थर्ड आपके पास ऑप्शन है इट इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो हमने रिप्रोडक्शन के लिए बताना है उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. दैट इज़ अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. एंड इसमें तीन चीज़ें, तीन स्पैन्स आते हैं जिसमें आपका बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर ऑब्वियसली डेथ होती है. ठीक है. एंड रिप्रोडक्शन इज अ फिनोमिना बाय विच द स्पीशीज दे कॉन्टिन्यू देयर जनरेशन, दे कॉन्टिन्यू देयर नंबर, एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं. सो इट इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड हमारे पास है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मैथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच द पार्टिसिपेशन ऑफ डैश टेक्स प्लेस. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो इसको यूनिपेरेंटल बोला जाता है. यूनिपेरेंटल का मतलब है देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट. क्लियर. तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है. विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है बेटा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है सिर्फ एक पेरेंट का. तो फर्स्ट ऑप्शन आता है वन इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन है टू इंडिविजुअल्स, थर्ड ऑप्शन मल्टी इंडिविजुअल्स एंड फोर्थ ऑप्शन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. तो एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट और वन ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ए ऑप्शन. तो सेकंड का जो करेक्ट हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. देन थर्ड आता है क्लोन्स. क्लोन्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो इसको हम यूनिपेरेंटल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट बेटा एक ही पेरेंट का है, ओनली वन सिंगल पेरेंट. तो इस केस में ना तो देखो मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस इज बेसिकली द रिडक्शनल डिवीजन, सो देयर इज नो रिडक्शनल डिवीजन एंड प्लस देयर इज नो गैमेटोजेनेसिस, नो फर्टिलाइजेशन. तो इस वजह से जो वेरिएशंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी एंड डेफिनेटली जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट्स के, जीरोक्स कॉपी. क्लियर. तो क्लोन्स जो हैं वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं और जेनेटिकली भी एक जैसे हैं. तो वी कैन से दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर. तो जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी. तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में कॉमन है. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में वी कैन राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया, वी कैन राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द प्रोटिस्टा विच आर बेसिकली द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म अंडरगो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड ऑप्शन आता है प्लांट विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन टेक द एल्गी. क्लियर. They undergo the asexual reproduction. Even bryophytes के केस में गैमी फॉर्मेशन होता है, it is again asexual reproduction. एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स के केस में जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हमारे पास हैं फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, ठीक है, जो हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं. या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है इसमें सीलेंट्रेट. तो इन दोनों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेट, तो इसमें बेटा पॉरीफेरा में कॉमनली हमारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन. क्लियर. फ्रेगमेंटेशन के साथ एक और मेथड होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड जेम्यूल फॉर्मेशन विच इज अ बड, इंटरनल बड जो बनती है. सीलेंट्रेट में भी वी हैव द बडिंग प्रोसेस विच एक्चुअली फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली होगा सिंगल सेल में, प्लांट विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें डी ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब अगर इसमें हम बात करें बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी है, तो ध्यान से देखो बॉडी अगर एक सेल की बनी है तो जब ये सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएगा जिनको कि आप डॉटर सेल बोलते हो,
ठीक है। तो ये सपोज करो हमारे पास हो गया यहाँ पर पेरेंट सेल, और पेरेंट आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाते हैं यहाँ पर डॉटर सेल। ठीक है। तो ये जो डॉटर सेल बनेंगे दे विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, दे एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोनेरा के केस में आप ले सकते हो बिकॉज मोनेरा आर यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया है, डिवाइड करेंगे, नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होने का मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका मोनेरा ठीक है। सेकंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, अगेन लाइक अमीबा, पैरामीशियम। नंबर बढ़ेगा तो मतलब सेल डिवाइड कर रहा है एंड इट इज़ अगेन अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर के केस में जो सेल डिवीजन है और जो रिप्रोडक्शन है वो एक ही टर्म्स में लिए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है जिसमें आता है बेटा बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एमीबा इज कैरिड आउट थ्रू। नॉर्मली अगर एमीबा के केस में देखा जाए तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एमीबा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इज बेसिकली द बाइनरी फिजन। व्हेन यू टॉक अबाउट द फिजन ना, तो फिजन में एक पेरेंट बेटा डिवाइड होके दो डॉटर्स बनाता है, उसको फिजन बोला जाता है, टूटना पेरेंट्स का। बाइनरी है तो बाई मीन्स टू, तो मतलब पेरेंट विल डिवाइड इनटू द टू डॉटर और टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन केस ऑफ एमीबा। तो रिप्रोडक्शन अगर एमीबा में होगा तो फिजन होगा, एंड विच काइंड ऑफ द फिजन इज कॉमनली देयर? बाइनरी फिजन। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा जेम्यूल फॉर्मेशन है। जेम्यूल बेसिकली बड है जो स्पॉन्जिला में बनती है, नॉट इन केस ऑफ एमीबा। सेकंड बाइनरी फिजन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। सी बडिंग, बडिंग इज नॉट हैपन इन केस ऑफ एमीबा। प्लाज्मोटोमी इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन विच नॉट अकर इन केस ऑफ एमीबा। तो एमीबा में मोस्ट कॉमन मैथड जो रिप्रोडक्शन का लिया जाएगा दैट विल बी द बाइनरी फिजन। तो सिक्स्थ का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है बेटा जूस्पोर के बारे में। अब देखो जूस्पोर की अगर हम बात करें तो इसके नाम का पहले मतलब समझ लो, सो इट विल बी मोर क्लियर। जू वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स। तो इट इज़ नॉट लाइक कि एनिमल में कोई स्पोर बना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एनिमल लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सेम तरीके से लोकोमोशन आपको स्पोर में नजर आता है। तो ऐसे स्पोर्स को नाम दिया जाता है जू स्पोर का, विच शोज द लोकोमोशन। तो जू स्पोर जो है अगर वो लोकोमोशन शो करेंगे तो डेफिनेटली वो मोटाइल गैमीट्स माने जाएंगे। क्लियर। और ये कॉमनली बनते हैं क्लेमाइडोमोनास विच इज एन एल्गा। तो व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर दिस इज वन जूस्पोर एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, और यहाँ बाहर की तरफ बेटा ये जो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके पास निकले हैं इनको नाम दिया जाता है फ्लैजेला। सो इट इज हैविंग बाई फ्लैजिलेट कंडीशन। बाई फ्लैजिलेट मीन्स इट इज हैविंग टू फ्लैजेला। क्लियर। तो दो फ्लैजेला आप लोगों के पास हैं, तो इट इज सेड टू बी द मोटाइल गैमीट इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्लियर है। सेकंड ऑप्शन में आपके पास आता है नॉन मोटाइल गैमीट। नॉन मोटाइल नहीं है, दीज आर बेसिकली द मोटाइल गैमीट्स। फिर थर्ड ऑप्शन में है मोटाइल गैमीट्स ऑफ हाइड्रा, विच इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि हाइड्रा में ये नहीं बनते हैं। हाइड्रा बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स है, ये स्पोर हमेशा एल्गी में बनते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पेनिसिलियम में जू स्पोर नहीं बनते, उसमें बेटा कॉनिडिया बनते हैं मोस्ट कॉमनली। तो जो एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दैट विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज अ मोटाइल स्पोर इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम का अगर आप डायग्राम देखो तो उसमें पहले आपको ये ऐसी ब्रांचेस नज़र आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इन ब्रांचेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे बियर द कॉनिडिया एट द टिप्स। तो टिप पे वी हैव दिस काइंड ऑफ राउंडेड बॉडीज विच आर क्लस्टर्ड टुगेदर। तो इन राउंडेड बॉडीज को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दीज आर बेसिकली कॉल्ड कॉनिडिया। तो ये जितने भी स्पोर आपको नजर आते हैं ना नॉन मोटाइल, ये सारे कॉनिडिया हैं। तो कॉनिडिया आर बेसिकली द नॉन मोटाइल स्पोर विच आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ फंजाई, जो फंजाई के केस में बनते हैं ऑन अ स्पेशल ब्रांचेस, एंड दोज ब्रांचेस आर कॉल्ड कॉनिडियोफोर।
पॉइंट इज क्लियर। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है कॉनिडिया। बड्स नहीं बोला जाता, पेनिसिलियम में बड नहीं बनती है, जेम्यूल इंटरनल बड को बोला जाता है। एंड जूस्पोर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर प्रेजेंट इन एल्गी एंड दे आर मोटाइल, and we are talking about penicillium, that is fungi, so they are having the conidia which are the non motile spores। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपके पास बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है बेटा, जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो जेम्यूल है तो जेम्यूल बोला जाता है इंटरनल बड को, ठीक है। इंटरनल बड किसके केस में बनता है? इंटरनल बड बनता है स्पॉन्जिला के केस में। स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है पॉरीफेरा का, कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो अगर आप इसमें देखो तो इसकी बॉडी के अंदर जो बड बनती है उसको नाम दिया जाता है जेम्यूल, जिसमें आपको 2 लेयर्स नजर आती हैं। ये आपके पास होगी आउटर वॉल, क्लियर। देन उसके बाद आता है बेटा आपके पास इनर वॉल, ठीक है। सेंटर में जो मटेरियल है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द सेल। अब ये जितने भी सेल आप लोगों के पास है ना, ये सारे सेल होते हैं टोटीपोटेंट्स। टोटीपोटेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे कैन गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द टोटीपोटेंट सेल्स एंड दीज आर नोन एज द आर्कियोसाइट्स। और ऊपर की तरफ ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज द माइक्रोपाइल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जेम्यूल विच इज कॉल्ड इंटरनल बड एंड इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन केस ऑफ स्पॉन्जिला, कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। तो हाइड्रा नहीं होगा बिकॉज हाइड्रा बिलोंग करता है बेटा सीलेंट्रेट को। सेकेंड ऑप्शन स्पॉन्ज आपके पास क्लियर है क्योंकि स्पॉन्ज जो है वो पॉरीफेरा में आते हैं। सी पेनिसिलियम गलत है बिकॉज फंजाई में ये नहीं बनते हैं। अमीबा में अगेन देयर इज नो बड फॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का दैट विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्ज। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग। हाइड्रा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देखो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन आप लोगों के पास होगा तो हाइड्रा बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेट को। और अगर आप इसका बॉडी डायग्राम देखो एक बारी हल्का सा, तो ये सपोज करो हम हाइड्रा बनाते हैं। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द टॉप पार्ट विच आर कॉल्ड टेंटेकल्स। एंड टेंटेकल जो बेटा वो माउथ लाइक ओपनिंग को सराउंड करते हैं। तो मान के चलो ये पार्ट हो गया बॉडी, दीज आर नोन एज द टेंटेकल, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है एक प्रोजेक्शन, वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन। इनिशियली अगर आप इस प्रोजेक्शन को देखो तो ये बहुत ही यंग है क्योंकि इसमें हमें टेंटिकल्स या कुछ नज़र नहीं आता, तो इट इज़ नोन एज द यंग बड, इसको यंग बड बोला जाता है। विद द टाइम क्या होगा कि इस बड में प्रॉपर बेटा टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, माउथ का फॉर्मेशन हो गया, तो अब आप इसको मैच्योर बड बोल सकते हो। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? मैच्योर बड। क्लियर। नाउ दिस मैच्योर बड विल बिकम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द मेथड विच इज कॉल्ड बडिंग। और पर्टिकुलर आप याद रखो कि इसमें जो बड बनता है वो बॉडी के बाहर या सरफेस पे बनता है, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। पॉइंट इज क्लियर। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग के थ्रू होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। सेकंड ऑप्शन में कॉनिडिया है और ये होता है बेटा पेनिसिलियम में। जूस्पोर बनते हैं एल्गी में, जेम्यूल बनता है स्पॉन्जिला में, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रा की। तो हाइड्रा में देयर इज ओनली वन मेथड विच इज कॉल्ड बडिंग एंड दैट इज एन एक्सटर्नल बडिंग। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। और ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है पीएमटी में, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच में अगर मैं ऑफसेट की बात करूं तो ऑफसेट के सामने लिखा है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ बेसिकली कॉर्निया को बोला जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। तो उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो ऑफसेट के थ्रू होगा, इट इज क्लियर। राइजोम के सामने लिखा है बनाना, अगेन क्लियर, विच इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। बाइनरी फिजन के सामने लिखा है सरगैसम। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। सरगैसम में बाइनरी फिजन नहीं होता है, बाइनरी फिजन सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है विच इंक्लूड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। डी ऑप्शन है बेटा कॉनिडिया, डेफिनेटली कॉनिडिया पेनिसिलियम में बनते हैं, इट इज अ कॉमन मेथड। तो इनकरेक्ट मैच जो बना क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमारे पास बना सी ऑप्शन। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पेयर बताना है। अगेन क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो अनियन के सामने लिखा है बल्ब, तो डेफिनेटली अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है और इसको बल्ब बोला जाता है विच इज अ स्वोलन अंडरग्राउंड शूट। क्लियर, तो ये क्लियर है आपके पास। जिंजर के सामने लिखा है शक्कर। अब जिंजर जो है बेटा वो अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइजोम, इट इज नॉट शक्कर, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है क्लेमेडोमिनास के सामने लिखा है कॉनिडिया, जो अगेन गलत है। क्लेमेडोमिनास में जो स्पोर बनते हैं उनको जू स्पोर बोला जाता है, नॉट कॉनिडिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपके पास। ईस्ट के सामने लिखा है जू स्पोर, जो अगेन गलत है क्योंकि ईस्ट के केस में जो फिनोमिना होता है वो बडिंग होती है। इट इज नॉट द स्पोर फॉर्मेशन, इट इज द बडिंग बाय विच अंडरगो रिप्रोडक्शन। तो करेक्टली मैच जो बना 12th नंबर क्वेश्चन में वो हमारे पास है ए ऑप्शन विच इंक्लूड अनियन, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज बल्ब। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ए बी सी डी ई गिवन बिलो। तो जब आप इन डायग्राम्स को बेटा ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट जो डायग्राम है वो डेफिनेटली पोटैटो का है हमारे पास। इट इज द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज द ट्यूबर। क्लियर। सेकेंड जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिंजर का, दैट इज अदरक, और ये मॉडिफिकेशन को नाम दिया जाता है राइजोम, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। सी जो है वो बल्बिल है आप लोगों के पास, कॉमन एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो अगेव का। डी आप लोगों के पास है लीफ, ब्रायोफाइलम, ठीक है, जिसमें हम प्रोपिगेशन दिखाते हैं बाय द लीफ, क्योंकि लीफ में होती हैं नोड्स एंड दोज कंटेन द बर्ड्स विच गिव राइज टू द न्यू प्लांट। ई जो है इकॉर्निया, दैट इज द टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, इन विच द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द ऑफसेट। तो अगर इसमें आप मैच करो तो ए आपके पास है ट्यूबर, तो ट्यूबर वाली ऑप्शंस बेटा सिर्फ दो ही हैं, ए और डी। बी और सी ऑप्शन तो आपका गया, ठीक है। बी जो है वो राइजोम है, क्लियर। सी आपके पास यहाँ पर है बल्बिल, नाउ सी यहाँ पर लिखा है आई, तो ए ऑप्शन भी हो गया गलत। आ जाओ डी ऑप्शन पे, तो ए ट्यूबर, बी राइजोम, सी बल्बिल, डी लीफ बड एंड ई इज द ऑफसेट। तो डी हमारे पास हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया 13 का डी ऑप्शन करेक्ट। तो ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी की बुक में है, तो एज इट इज डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो गो थ्रू द डायग्राम इन वेरी डिटेल क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ विच आर गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं एक बार वापस आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, इनके हमने नाम बताने हैं, तो नाम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, पोटैटो, सेकेंड है जिंजर, देन थर्ड है अगेव, फोर्थ है ब्लायोफाइलम और फिफ्थ आपके पास है इकॉर्निया। तो अगर हम इस ऑप्शन में चलें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो ए आ गया हमारे पास पोटैटो, क्लियर। बी हमारे पास है जिंजर, देन सी इज बल्बिल, दैट इज अगेव, तो सी अगेव का ऑप्शन सिर्फ यहाँ है बेटा, बाकी जगह ब्रायोफाइलम गलत, वाटर हाइसिंथ गलत, ब्रायोफाइलम अगेन रॉन्ग, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटैटो, जिंजर, अगेव, ब्रायोफाइलम एंड वाटर हाइसिंथ। तो 14 का एग्जैक्ट आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके नीट पेपर में भी आ चुका है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे सेक्सुअल से आप उनको क्लोन्स बोलते हो, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर, ये भी क्लियर है, मोटाइल है तो मोटाइल सिर्फ हमारे पास जूस्पोर्स ही हैं। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट अराइजेस फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। पहली बात तो बेटा इंटरनोड से नया प्लांट नहीं बन सकता, जो नया प्लांट बनता है वो एक्चुअल में नोड से बनता है, बिकॉज नोड कंटेन द एक्टिव सेल विच अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, सो इट इज नॉट इंटरनोड, इट इज एक्चुअली द नोड। तो ऑब्वियसली सी स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। डी है वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिश।
नाउ दैट इज अगेन करेक्ट। वाटर हाइसेंथ बहुत ही फास्टली ग्रो करता है एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ऑफसेट। बहुत कम टाइम में वो पूरी वाटर बॉडीज को बेटा कवर कर देता है, जिस वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट द लाइट एंड द ऑक्सीजन, तो उस वजह से उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इट कॉजेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से। तो ये भी आपके पास करेक्ट है। तो इनकरेक्ट हमने बताना है यहाँ पर विच इज नॉट करेक्ट। तो 15 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी। Before attaining the sexual maturity, before attaining the reproductive maturity, the organism is in the growth phase. Now that growth phase is known as the juvenile phase when we talk about the animals or the humans, you can say. And that phase is also called the vegetative phase when we talk about the plant. Plant में vegetative term use करी जाती है instead of juvenile. तो जुवेनाइल फेज क्लियर है, वेजिटेटिव फेज क्लियर है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बनेगा। इट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के पास आता है बेटा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट है पेरिनियल स्पीशीज शोज द क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड द सेनिसेंट फेज। पहली बात तो जो पेरिनियल हैं वो उनका लाइफ स्पैन होता है बहुत लंबा, काफ़ी सालों का लाइफ स्पैन है और मल्टीपल टाइम्स वो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं जो पेरिनियल प्लांट्स हैं। तो उनके केस में रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव और सेनिसेंट फेज क्लियर कट डिस्टिंक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकेंड है एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट कि जैसे वेजिटेटिव फेज खत्म होगा इमीडिएट जो रिप्रोडक्टिव फेज है दैट विल बी स्टार्टेड। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, दैट इज अगेन करेक्ट। वैसे जो बैम्बू का प्लांट है वो बेटा पेरिनियल प्लांट है क्योंकि 50 से 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है, लेकिन पूरे लाइफ में ये एक ही बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करता है, तो उस हिसाब से हम इसको मोनोकार्पिक बोलते हैं, सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। सो अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है, दैट इज अगेन करेक्ट। सब में सेम टाइम पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो इनकरेक्ट बना ऑप्शन ए। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना एक्सेप्शनल प्लांट है जो वैसे तो बेटा हमारे पास है पेरिनियल, लाइफ स्पैन है कम से कम 12 साल का, लेकिन सिंगल टाइम फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करेगा तो इस वजह से इसको मोनोकार्पिक बोला जाता है। और फ्लावरिंग होती है ब्लू कलर के फ्लावर्स, तो जिस टाइम पे फ्लावरिंग होती है मास फ्लावरिंग देखने को मिलती है, इसीलिए इसको कॉमनली बेटा नीला कुरंजी बोला जाता है। नीला, नीला वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ब्लू फ्लावर। क्लियर? सो इट इज कॉमनली कॉल्ड नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है ऑयस्ट्रस साइकिल इज अ साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरी एंड द असेसरी डक्ट इन द नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स का अगर हम एक एग्जाम्पल दें यहाँ पर, तो इसमें ह्यूमन, एप्स एंड मंकी, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी मैमल्स आप पढ़ोगे वो सारे बेटा नॉन प्राइमेट्स हैं, क्योंकि बाकी तीनों प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, इनके केस में जो फीमेल्स की ओवरी है और यूट्रस है उसमें एक साइकिल ऑपरेट होता है विच इज कॉल्ड द ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल में जो चेंजेस आते हैं वो बेसिकली कब आते हैं? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पीरियड, एजिंग पीरियड और जुवेनाइल पीरियड। तो ऑयस्ट्रस साइकिल में जो साइक्लिक चेंजेस आप लोगों के पास आते हैं वो आते हैं ओवरी में, और जो यूट्रस पार्ट है, जो एसेसरी डक्ट्स है इन केस ऑफ द नॉन प्राइमेट फीमेल्स। क्लियर? तो इसमें जो चेंजेस आएंगे वो तब आएंगे व्हेन दे आर सेक्सुअली मैच्योर, व्हेन दे आर इन द रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। मैच्योरेशन पीरियड या एजिंग या जुवेनाइल में चेंजेस नहीं आते हैं, वो तब आते हैं जब वो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में है, बिकॉज दिस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 20 है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर। अब जो ऑर्गेनिज्म देखो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं उनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बोला जाता है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में ह्यूमन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एंड दोज जो सेक्सुअल एक्टिविटी एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर टाइम पे शो करते हैं तो उनको बेटा सीजनल ब्रीडर बोला जाता है। तो अगर आप अपने ऑप्शंस यहाँ पे चेक करो तो कॉन्टिन्यूस के सामने लिखा है स्पैरो, जो कि बिल्कुल गलत है बिकॉज बर्ड्स आर सीजनल ब्रीडर, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड है सीजनल, पहला ऑप्शन में सीजनल नहीं आएगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आएगा, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में दिया है कॉन्टिन्यूस जो कि मैन है, सीजनल जो कि टाइगर है, जो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि डी ऑप्शन में पहला लिखा है सीजनल। तो जो थ्रू आउट द ईयर करते हैं वो सीजनल नहीं है, उनको कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बोला जाता है। तो 20th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है बेटा। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे जिससे वेरिएशंस आएंगी, तो वेरिएशन तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों के पास होता है मियोसिस डिवीजन, क्योंकि मियोसिस में होती है क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, जिनको आप नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हो। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप सिंगल पेरेंट लेते हो। पार्थेनोजेनेसिस इज अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स मियोसिस, और मियोसिस का मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। 22 में आपके पास लिखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं उनके लिए हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द प्रोसेस हैविंग द फंडामेंटल सिमिलैरिटी। क्लियर। सेकेंड है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये भी क्लियर है, सबका स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अकरिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपके पास क्लियर है। तो जो आंसर यहां पर बनेगा 22nd में दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23rd में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। ऑलरेडी क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कभी भी देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है वेरिएशन, और वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिज्म इज बेटर अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें लिखते हैं लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं होगा। प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी नॉट अगेन ड्यू टू सेक्सुअल, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि अगर आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली देखो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनको हम नॉन पेरेंटल बोलते हैं, जिसमें वेरिएशंस आती हैं जो पेरेंट से और सबसे अलग लगते हैं। तो C is the correct option for the question number 23. Identify the gametes which are given in the figure that is A, B and C. तो अगर मैं A में देखूं बेटा तो A में मेल और फीमेल गैमीट का साइज और शेप हमारे पास सिमिलर है, इस वजह से इनको नाम दिया जाता है आइसोगैमीट्स। आइसो मीन सिमिलर, या फिर आप इनको होमोगैमीट्स भी बोल सकते हो। बी ऑप्शन में मैक्रो यानी कि फीमेल गैमीट है बड़ा और मेल गैमीट है छोटा, सो देयर इज अ डिसिमिलैरिटी इन द साइज एंड इवन द शेप ऑफ द गैमीट, सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड हेट्रोगैमीट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और सेम पॉइंट एप्लीकेबल है सी के लिए भी क्योंकि वहां पर भी गैमीट क्या है, डिफरेंट है। तो ए हमारे पास है होमो यानी कि आइसो, बी और सी आते हैं हेट्रो। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो उसमें ए के सामने लिखा है हेट्रो, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। अगेन यहाँ पर ए के सामने होमो है लेकिन बी के सामने लिखा है आइसोगैमीट, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो बी है बेटा वो आइसो नहीं है, वो हेट्रो है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा सी ऑप्शन। सी में ए इज आइसोगैमीट, बी इज हेट्रो, सी इज अगेन हेट्रो, दैट इज अ कंप्लीट ऑप्शन। डी इज अगेन इनकरेक्ट। तो 24 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
25th हमारे पास है नेम द टाइप ऑफ द गैमीट्स विच आर फाउंड इन एल्गी। एल्गी के केस में जो टाइप ऑफ गैमीट हम लोगों के पास बनते हैं वो दोनों तरह के बनेंगे, आइसो भी बन सकते हैं, हेट्रो भी बन सकते हैं। क्लियर? हेट्रो हैं तो वो डिससिमिलर हैं, तो उनको एनाइसो भी बोला जा सकता है। तो वी कैन हैव सिमिलर, वी कैन हैव डिफरेंट, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 25 इज द D option. We can have both type of the gametes, that is similar as well as dissimilar in case of algae. क्वेश्चन नंबर 26 आता है व्हाट इज अ मेल गैमीट कॉल्ड इन अ हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में आप मेल गैमीट को क्या बोलोगे? हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में देखो, अगर तो नॉर्मल हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको स्पर्म बोला जाता है, और जैसे प्लांट्स के केस में आप उसको एंथीरोजोइड भी बोल सकते हो। क्लियर? एग नहीं बोल सकते बिकॉज एग रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। तो सी ऑप्शन आपके पास गलत है। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है द कंडीशन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट पे अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गैमीट अगर आपको मिलते हैं तो सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमीट का होना इज बेसिकली अ बाईसेक्सुअल कंडीशन। मीन्स एक ही में दोनों गैमीट प्रेजेंट हैं। यूनी आप नहीं बोल सकते, यूनी का मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन सेक्स। बी बाईसेक्सुअल है। सी मोनोइशियस टर्म आप अप्लाई कर सकते हो। मोनोइशियस का मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ द सेक्सेस। तो बी और सी हम लोगों के पास करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी बनेगा 27 का दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 में बेटा आपको फिगर दिया है यहाँ पर। फिगर पी रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट कारा। ठीक है, तो ये कारा प्लांट है हमारे पास। और क्यू जो है वो अर्थवॉर्म दिया है जो कि हमारे पास एक बाईसेक्सुअल एनिमल है। तो इसमें हमने करेक्टली आइडेंटिफाई करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोनों के केस में आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताने हैं। तो एक तो यहाँ पर अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सी। सी रिप्रेजेंट करता है बेटा टेस्टिस को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। डी जो है वो ओवरी है, तो हमने ओवरी नहीं बताना, हमने मेल का बताना है, तो वो डेफिनेटली टेस्टिस है सी। ठीक है, अब आप ये देखो ऑप्शन में ए में लिखा है ए एंड डी, तो ये तो हो गया गलत। डी में लिखा है बी एंड डी, तो ये भी हो गया गलत क्योंकि सी तो इन्होंने डाला नहीं कहीं पे। सी आ रहा है बी और सी ऑप्शन में। अब आप देखो कि बी ऑप्शन में सी के साथ बी लिखा हुआ है। बी जो है ये लोअर पोर्शन है बेटा, ए जो है अपर वाला है। ठीक है, तो बी यहाँ पर आप लोगों के पास है मेल पार्ट विच इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है द कंडीशन इन विच द मेल एंड द फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल पार्ट अगर डिफरेंट प्लांट में मिलते हैं तो उसके लिए आप हेट्रोथैलिक टर्म यूज कर सकते हो। हेट्रोथैलिक का मतलब होता है व्हेन द सेक्सेस आर सेपरेटेड, और ऑब्वियसली वो डिफरेंट प्लांट में है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में है। डायोशियस कंडीशन भी हम उसमें बोल सकते हैं। डायोशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल्स बोथ आर सेपरेटेड। यूनिसेक्सुअल भी उसको बोला जा सकता है बिकॉज वन प्लांट कंटेन ओनली वन गैमीट और द वन पार्ट आइदर द मेल और द फीमेल। मेल पार्ट है तो स्टैमिनेट है, फीमेल पार्ट है तो पिस्टिलेट है। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 29, जो सब पे एप्लीकेबल होगा। In question number 13, the flowering plants, the unisexual male flower is called dash and while the female is called B. Flowering plants may be monoecious, for example C, or dioecious, for example D. Complete the paragraph by filling the options. पहली बात तो अगर सिर्फ मेल फ्लावर होता है तो उसमें बेटा उसको नाम दिया जाता है स्टैमिनेट। इफ इट ओनली कंटेन द मेल फ्लावर इट इज कॉल्ड स्टैमिनेट। और अगर उसमें सिर्फ आपके पास देखो फीमेल फ्लावर होगा तो फिर आप उसको नाम देते हो पिस्टिलेट। ठीक है, तो स्टैमिनेट मीन्स इट कंटेन द मेल फ्लावर एंड पिस्टिलेट मीन्स इट कंटेन द फीमेल फ्लावर। और फ्लावर जो मोनोइशियस हैं तो मोनोइशियस के लिए आप याद करोगे MC²। ये आप लोगों की NCERT के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। MC² में M का मतलब है मोनोइशियस, C का मतलब यहाँ पर है कोकोनट और दूसरे C का मतलब है कुकुरबिट।
दोनों में मोनोइशियस कंडीशन है। डायोशियस के लिए हम याद करेंगे पीडी स्क्वायर। पीडी स्क्वायर में एक डी का मतलब होता है डायोशियस, मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड। दूसरे डी का मतलब है डेट पाम और पी का मतलब है पपाया। तो अब आप देख लो, आराम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ए जो है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, तो वो तो हो गया बेटा स्टेमिनेट। तो ये स्टेमिनेट का एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ, यानी कि बी और सी हो गए ऑप्शन से बाहर। ठीक है, बी पिस्टिलेट यहाँ, बी पिस्टिलेट यहाँ, क्लियर। अब सी जो है वो है मोनोइशियस कंडीशन। तो मोनोइशियस में कौन कौन है? कोकोनट है, कुकुरबिट है, क्लियर। तो अब आप देखो कोकोनट यहाँ पर है, दैट इज कुकुरबिट। और डी ऑप्शन क्या है? डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेटेड, तो इसमें आता है डेट पाम एंड पपाया, वो ये रहा। तो डी ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, नेम द टाइप ऑफ द गेमीट्स विच आर फॉर्म्ड इन द स्टेमिनेट एंड द पिस्टिलेट फ्लावर रिस्पेक्टिवली। स्टेमिनेट है तो डेफिनेटली उसमें आपको मिलेगा मेल गैमीट, और अगर पिस्टिलेट है तो पिस्टिलेट में कौन सा मिलता है? फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंथर, ठीक है, एंड फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओवम। तो स्टेमन पोलन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही मेल के पार्ट हैं। एंथर और एग आप कर सकते हो, वन इज मेल अनदर इज फीमेल गैमीट। स्पर्म एंड ओवम हम नहीं ले सकते क्योंकि स्पर्म जो है वो टर्म यूज होता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, नॉट इन केस ऑफ द प्लांट। ओवम एंड एंथीरोजॉइड इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो 31 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शंस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है बाइसेक्सुअल कंडीशन को, या फिर आप इस कंडीशन को बेटा मोनोइशियस भी बोल सकते हो। बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो एंट में ये कंडीशन नहीं होती, एफिड्स में नहीं होती, कॉकरोच में नहीं होती, क्योंकि इन सब में यूनिसेक्सुअल कंडीशन है विद प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन अर्थवॉर्म के केस में बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी हर्मेफ्रोडाइट। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 33 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। यूनिसेक्सुअल वो है जिसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। डेफिनेटली आप इसको बेटा डायोशियस भी बोल सकते हो बिकॉज इट कंटेन ओनली वन सेक्स। तो टेपवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो टेपवॉर्म हमारे पास बाइसेक्सुअल है, इट कंटेन बोथ द सेक्सेस। लीच जो है वो भी बेटा बाइसेक्सुअल है, इट कंटेन बोथ द सेक्सेस, क्लियर। कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल है, इट कंटेन ओनली वन सेक्स विद प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ऑल ऑफ दीज आप नहीं कर सकते। तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड देन द गैमीट्स आर। मान के चलो कि आपके पास एक पेरेंट बॉडी है, जैसे एल्गी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें पेरेंट बॉडी बेटा हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एन से। तो जब ये गैमीट बनाएगा तो डेफिनेटली गैमीट भी हमने हैप्लॉइड ही बनाने हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम का नंबर हमें रिस्टोर करना होता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमीट भी हमारे पास डेफिनेटली क्या बनेंगे? हैप्लॉइड ही बनेंगे। चाहे इवन पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड भी क्यों ना हो, तब भी गैमीट्स हैप्लॉइड ही बनते हैं, क्योंकि फिर उस केस में मियोसिस होता है, क्लियर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। 35 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो करेक्ट नहीं है? गैमीट रिसीव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेल गैमीट आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी देन द फीमेल गैमीट, नाउ दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। In seed plant, pollen grains are the carrier of the male gametes. It is again correct क्योंकि pollen grain carry करते हैं male gametes को, लेके जाते हैं toward the female part of the plant. क्लियर। और ये भी ठीक है कि अगर पेरेंट डिप्लॉयड है, दो सेट हैं, तो गैमीट को उसमें से कोई एक सेट मिलेगा क्योंकि गैमीट आपके हैप्लॉयड बनते हैं। लेकिन बेटा मेल गैमीट कभी भी लेस नंबर में प्रोड्यूस नहीं होते। मेल गैमीट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन अ huge number as compared to female because male has to travel and reach up to the female. तो on the way अगर कोई predator आ गया
और उसने उनको डाइजेस्ट कर लिया, या एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो ख़त्म हो गए, तो एटलीस्ट कुछ तो मेल गैमीट बचेंगे जो फीमेल गैमीट के साथ जाके फ्यूज़ होंगे। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज नंबर। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 36 में आता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट। फ्यूजिंग गैमीट्स आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट से दोनों गैमीट आते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ यूनिपेरेंटल बिकॉज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, बट इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें दोनों सेक्स हैं तो फ्यूजन आराम से हो सकता है। यूनी में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ए और बी आप नहीं कर सकते। डायोशियस वो हैं जिनमें सेपरेटेड होंगे सेक्सेस, तो उनमें फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे पी प्लांट में फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल है एंड दे कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ क्रॉस। तो करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। किस ऑर्गेनिज्म में बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है? तो पहला एग्जाम्पल है पी, सेकंड है मस्टर्ड, थर्ड है स्वीट पोटैटो। ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सब में ही होगा। सब में फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, सो दे हैव द सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो 37 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमें मिलता है हायर फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे कि एंजियोस्पर्म के केस में, जहां पर हमें मेल गैमीट को पहुंचाना है बेटा फीमेल गैमीट के पास ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके सक्सेसफुली। तो उसके लिए मेल गैमीट चल के नहीं जा सकते क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, तो वी रिक्वायर अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है डायोशियस प्लांट में, क्योंकि सेक्सेस सेपरेटेड हैं तो मेल को फीमेल तक लेके जाना पड़ेगा। फैसिलिटेट द पोलन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। फीमेल पार्ट अगर आप देखो तो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, फिर आपके पास आता है ओवरी। सो दिस पार्ट इज द ओवरी, दिस पार्ट इज द स्टाइल एंड दिस पार्ट इज द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठता है पोलन, जहां पर फिर वो बनाता है पोलन ट्यूब एंड दैट कॉजेज द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो सी है, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 39 है असेंशियल एंड द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इवेंट किसको माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इट इज एक्चुअली द फर्टिलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द सिनगैमी। सिनगैमी ऑल्टरनेट टर्म है जो हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्लियर है, डिवीजन इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 39 में डी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है बेटा डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन। कभी भी देखो जाइगोट बनता है तो वो हमेशा डिप्लॉयड ही बनेगा, क्योंकि जाइगोट हमेशा फ्यूजन से बनता है मेल और फीमेल गैमीट का, सो इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बनेगा, बिल्कुल सही। ऑल दस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल में जाइगोट बनता नहीं है क्योंकि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। ऑल सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली अगेन इनकरेक्ट। प्लांट एंड एनिमल्स ओनली इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर है 41, लाइफ बिगेन इन ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम। सबका जो ओरिजिन है, सबकी जो लाइफ है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सबकी लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम द यूनिसेलुलर फॉर्म एंड दैट यूनिसेलुलर फॉर्म इज नोन एज द जाइगोट विच एक्चुअली गिव राइज टू द न्यू लाइफ। तो सिंगल सेल्ड है तभी यूनिसेलुलर बोला, तो करेक्ट ऑप्शन है सिंगल सेल्ड जाइगोट, क्योंकि बेटा बी में डबल सेल लिखा है, जाइगोट इज नॉट डबल सेल, नॉट थिक वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 42 है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में बेसिकली क्या है कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, विच इज बेसिकली अ मल्टी सेलुलर स्टेज एज कंपेयर टू जाइगोट। जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर स्टेज है। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, विच इज क्लियर। सेल डिवीजन वाया मेयोसिस एंड डिफरेंशिएशन, मेयोसिस के थ्रू नहीं होता है, माइटोसिस के थ्रू होगा बेसिकली यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो है 42 में दैट विल बी करेक्ट फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस। 43rd हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो चूज करना है इनकरेक्ट पेयर को। सेल डिवीजन इन एम्ब्रियो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। सेल डिफरेंशिएशन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड द ऑर्गन, ये भी क्लियर है। Egg covered by hard calcareous shell in case of oviparous animal, बिल्कुल क्लियर है। Zygote develop outside the body in case of viviparous animal, now that is completely wrong. viviparous वो हैं वो एक्चुअली गिव राइज टू द यंग वंस बेटा। तो यंग वंस वो पहले बॉडी में रखते हैं, उनको नर्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन, और एक सर्टेन टाइम के बाद उनको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। सो जाइगोट बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा, नॉट आउटसाइड द बॉडी। तो 43rd का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन। 44 है चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस आर मोर इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल। सर्वाइवल के चांस किस में ज़्यादा रहेंगे? देखो ओवी पैरस में सर्वाइवल के चांस कम हैं, क्योंकि बेटा एग ले करते हैं बॉडी से बाहर, तो अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा तो प्रीडेटर आके उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से वो ख़राब हो सकते हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं यंग वंस के। वीवी पैरस में सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम हैं, क्योंकि प्रॉपर पेरेंटल केयर है यहाँ पर। ओवो वीवी पैरस में भी सर्वाइवल के चांसेस कम रहते हैं, तो मैक्सिमम जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो हमें मिलते हैं वीवी पैरस के केस में, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। 45 है व्हाट डज द पी सिग्निफाइज इन द डायग्राम्स गिवन बिलो। पी आप लोगों के पास बेटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पेरिकार्प को। वैसे तो देखो इसमें प्लेसेंटेशन शो किया है जिसमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है आपके पास, ठीक है। और इसमें अगर मैं पी की बात करूं तो वो बेसिकली आप लोगों के पास पेरिकार्प है, एंड दिस पेरिकार्प इज अ काइंड ऑफ द थिक पेरिकार्प। तो 45 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर? तो ये आप लोगों के पास थे क्वेश्चंस विच इंक्लूड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज सम अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द नीट और द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.